हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम अपने सोर्स ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर को तो आगे लेके चलेंगे। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम क्या कवर करेंगे? एनर्जी फ्रॉम द सी, जो सी से हमें एनर्जी मिलती है उनकी बात करेंगे और लास्ट में हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां पे अगर हम बात करें एनर्जी फ्रॉम द सी, तो यहां पे आपको बेटा तीन टाइप की एनर्जी आपको यहां पर देखने को मिलती है। आपको पता है कि ओशंस के अंदर 70% जो हमारा एरिया है, मतलब हमारे पूरे अर्थ की बात करें तो 70% आपका पानी से ऑक्यूपाइड है। तो हम यहां से ट्राई करते हैं कि काफी ज्यादा एनर्जी आपकी जनरेट की जाए। ठीक है, तो दे कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। और यहां पे हम इसकी बात करें तो तीन टाइप की आप एनर्जी यहां से जनरेट करने की कोशिश करते हैं: टिंडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। और ये तीनों कैसी हैं बेटा? तीनों रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब ये आपके इतनी ज्यादा यूज में नहीं हो रही थी, आज ही के टाइम पे हम इनको यूज कर रहे हैं और ये हमेशा आपकी रिन्यूएबल रहेगी, मतलब ये आपका सोर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो चलिए पहले बात करते हैं हम अपने टिंडल एनर्जी की। तो टिंडल एनर्जी की बात करें, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून द लेवल ऑफ वाटर ओशन चेंजेस ट्वाइस इन अ डे। आपको मैंने यहां पे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो मैंने ही वो चैप्टर पढ़ाया है, तो मैंने बताया था कि वहां पर हाई टाइड्स, लो टाइड्स आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। और वो किस वजह से होती है? क्योंकि मून आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, जिस वजह से आपको वहां पर ओशन के अंदर हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलती हैं। तो यहां पर वही चीज यहां पर लिखी है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करी गई है मून की, और लिखा है कि व्हेन वाटर लेवल इज हाई, टाइड्स आपकी हाई होंगी, और जब वाटर लेवल लो होगा तो टाइड्स आपकी लो होंगी। ये वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सर इसको यूज कैसे करें? हम अपने इसको यूज कैसे करेंगे? ये बेटा बहुत आसान है इसको यूज करना, समझना। देखो ये क्या था, मान लीजिए आपके इस साइड में क्या था, आपने यहाँ पे डैम बना रखा है, टिंडल डैम। यहाँ पे हाई टाइड थी, आपका वाटर बहुत ऊपर तक गया, तो यहां पर अगर आप देखें तो वाटर का लेवल क्या हो गया बेटा? बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, अब वाटर का लेवल जब आप हाई हो गया तो ये वाटर आपका यहां से एंटर करा, क्योंकि वाटर के जो बॉटम की तरफ में होता है तो यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो पानी आपका तेज प्रेशर से अंदर एंटर करा। यहां पे आपने क्या लगा रखी थी? टरबाइन। ये टरबाइन आपकी मूव करी और टरबाइन के मूव करने से यहां पर बेटा क्या हुआ? टरबाइन के मूव करने से यहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। आपने पता है टरबाइन मूव करा, आपने इसको यहां पे इलेक्ट्रिक जनरेटर से अटैच कर दिया और टरबाइन के मूव करने से आपकी यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई। तो यहां पे कौन से थे? आपके हाई टाइड्स से, और इस वजह से आपकी यहां पे जनरेट हुई। अब ये क्या होगा? ये आपके जो हाई टाइड्स से जो वाटर था, वाटर आगे कहां पे स्टोर हो गया? आपका इस जगह लेफ्ट हैंड साइड में रिजर्वोयर के अंदर आपका स्टोर हो गया। अब जब पानी यहां से वापस जाएगा, वापस आपका लो टाइड, मतलब यहां पर हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, अब पानी हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रेवल करेगा। तो जब पानी इसके यहां से इस तरफ में जाएगा तो ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन आपका यहां से रोटेट करेगा, और टरबाइन के रोटेट करने से आपका पानी इस तरफ जाएगा, तो वापस टरबाइन रोटेट करा तो वापस आपकी यहां पर क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो यहां पे पानी आपका दो बार मूवमेंट कर रहा है, और दोनों बार आपका टरबाइन आपका एक बार तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एक बार तो आपका इस डायरेक्शन में घूमा टरबाइन, और एक डायरेक्शन में इसमें घूमा, तो दोनों तरफ में घूमने पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना बन जाता है। तो आप यहां पर देखिएगा तो यहीं पे लिखा है कि डैम्स और रिजर्वोयर बिल्ड किए जाते हैं कहां पे? सी हॉर्स के पास, टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द हाई टाइड। हाई टाइड से पानी उधर गया टरबाइन के थ्रू, और टरबाइन ने क्या करा? टरबाइन जब टरबाइन के वहां पे बैरियर के अंदर आपने टरबाइन को लगाया था, टरबाइन मूव करा तो वहां पे क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। जब पानी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आया, अब पानी वापस राइट हैंड साइड पे जा रहा है, वापस ओशन के अंदर जा रहा है, तो वापस टरबाइन के थ्रू जाएगा, तो वहां पे दोबारा क्या करेगा? अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो बार आपका टरबाइन मूव करा तो दो बार आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। तो आपने नेचुरल फिनोमिना से करा, कोई आपने बाहर से फ्यूल वगैरह यूज नहीं करा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ये आपका ऐसे जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगली की बात करें तो अगला क्या है बेटा? आपका वेव एनर्जी। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में जहां पर एनर्जी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? वेव एनर्जी बोलते हैं। अब आपको पता है कि वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ विंड ऑन द ओशन सरफेस। आपको पता है कि जो हवा चलती है वो बहुत तेज स्पीड में चलती है, तो आपकी कई बार आपका जो अपर लेवल होता है, जो आपके ओशंस के अपर होता है, उसके ऊपर मूवमेंट को क्रिएट करती है, मतलब वहां वेव्स बनाती है।
ठीक है। और ओ वेव्स क्या करती हैं, आपने अब वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू प्रपोज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेव्स। तो इन वेव्स से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काफी ज्यादा मेथड्स आपके आ चुके हैं। दे कैन बी यूज्ड इन सर्वल वेव्स टू रोटेट द डायनामो और मोटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, आपका वेव्स है, वेव्स के वहीं पे आपने टरबाइन को वहां पे प्लेस कर दिया और ये वेव्स आपकी जब हाई वेव्स के ऊपर गिरेंगी तो ये टरबाइन को रोटेट करेंगी, तो आपका टरबाइन रोटेट होने से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसको जनरेटर से आप अटैच कर देंगे तो आपकी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। समझ में आया कितना सिंपल था ये, ठीक है। तो एक आपकी टिंडल एनर्जी हो गई, एक आपकी वेव एनर्जी हो गई। थर्ड टाइम की बात करें तो थर्ड क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी, और ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हम ओशन थर्मल एनर्जी की बात करें तो इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, अपने को पता ही है। ये आपकी यूज की जाती है हार्नेस द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ओशन टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। आप लोगों को पता है कि ये ओशन थर्मल पावर प्लांट क्या होता है कि कई बार ना आपको ना, जैसे आपने देखो हॉट स्प्रिंग, पानी के अंदर गर्म पानी होता है, वहां पे स्टीम जनरेट होती है। तो बेसिकली ये नेचुरली अवेलेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जहां पर आपका डीप ओशन वाटर के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलता है, मतलब ऊपर वाला पानी आपका गर्म हो गया, नीचे वाला पानी ठंडा हो गया, इस तरीके का आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। बहुत सिंपल है, इतना बड़ा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, पर आप इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, वार्म वाटर था। आपको पता है सरफेस है, यहां पे सन है, तो सन क्या करेगा, सन अपनी रोशनी देके इस सरफेस वाले पानी को क्या कर देगा, वार्म कर देगा। आपने क्या करा, यहां पे थर्मल पावर प्लांट को, ओशन थर्मल पावर प्लांट को यहां लगाया, तो यहां से जो सी वाटर है आपका इंसर्ट हुआ, यहां पे आपने पंप लगा रखा है, इस पंप से इस वाटर को, जो गर्म पानी आपको आ रहा है, आपने तेज स्पीड के अंदर यहां से आपने गुजारा, आपने करा तेज स्पीड के अंदर आपने यहां से गुजारा। तो यहां पे क्या है, आपने वाटर लगा रखा है, यहां पे आपका कहते हैं हीट था, तो ये स्टीम की फॉर्म में बना। स्टीम की फॉर्म में जो स्टीम था, स्टीम तेज स्पीड में, जो रेड कलर का दिखा रखा है वो आपका स्टीम है। ये आपका किस में वो कर गया, इसको थोड़ा व्हाइट कलर से ले लेते हैं, तो ये आपका स्टीम की फॉर्म में यहां पर आया। ये टरबाइन है, टरबाइन के अंदर आपका इसने रोटेट करा, रोटेट करने के बाद यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब ये स्टीम इसके अंदर से वापस होते हुए, वापस स्टीम यहां से नीचे होते हुए इस तरफ में आई, यहां से आपने डीप का, जो ओशन का डीप पानी है ये ठंडा होता है, तो यहां पे भी एक पंप लगा रखा है, ये पंप आपका ठंडा पानी इधर फेंक रहा है, यहां से ऊपर से स्टीम आ रहा है, यहां से एकदम कोल्ड वाटर आ रहा है, तो इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का वापस आपका एक मिक्सचर बन गया, और यहां से जो स्टीम थी वो आपका एक नॉर्मल वाटर यहां से आउट हो गया। तो ये आपका वर्किंग फ्लूइड आपका यहां से चल रहा है, और जो स्टीम को कैरी कर रहा है, यहां पे आके आपका कंडेंसेशन मेथड हो रहा है। तो यहां पे तो आपका इवेपोरेशन था यानी इवेपोरेटर, और यहां पे क्या हो गया आपका कंडेंसेशन यानी कंडेंसर। तो आपका इस मेथड से आप यूज कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। काफी जगह आपको यहाँ पर अगर मैं फोटो दिखाऊं पीछे, तो फोटो यहाँ पे इंसर्ट नहीं करी, आपने देखा होगा कि काफी लोग नहा रहे होते हैं किसके अंदर, आपके इसी आपके पानी के अंदर, जहां पे ऊपर की सरफेस का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो बेसिकली ऊपर वाला सरफेस का पानी आपका गर्म है, नीचे वाला आपका ठंडा है, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गया, इसीलिए बोलते हैं कि आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर वर्क करता है। क्लियर। तो इसकी जो जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर वर्किंग के अंदर लिखी हुई है। आप इस वर्किंग को आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही वर्किंग आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ऐसे ही वर्ड्स में लिखनी होगी। तो पढ़ें तो फॉर ओशन थर्मल पावर प्लांट टेम्परेचर जो डिफरेंस है या टेम्परेचर जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस कम से कम आसपास होना चाहिए। ठीक है। वाटर को जो आपने एक्सपेंड करा वो आपका टरबाइन के अंदर गया, ठीक है, कपल ऑफ टाइम गया, आपने वो देखा, फिर वाटर को कूल करा, वो वाटर कूल वाटर बाहर निकल गया आपका। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पर समझा दिए हैं पीछे इसी वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहां पर इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी जियोथर्मल एनर्जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है आपकी। अगर आप देखें तो कई बार आपका नेचुरली ना ऐसे जियो स्प्रिंग आपका बन जाता है, मतलब आपने देखा होगा ये पानी है, ये पानी एकदम गर्म पानी होता है, हॉट वाटर होता है। तो द हीट फ्रॉम द अर्थ कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स इन मैनी वेज। जो अर्थ बेटा अपने आप पास से अपने अंदर से जो एनर्जी को निकाल रहा है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब हम इसको यूज करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो अर्थ से मिलने वाला जो टेम्परेचर होता है, जो एनर्जी होता है, उसको यूज करना क्या कहलाता है? जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। बहुत सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा और यहां पे मैं आपको एक बार बता भी रहा हूं। तो यहां पे आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं। इट इज अ थर्मल एनर्जी
इज कंटेन इन द रॉक और फ्लूइड बीनेथ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो आपके चट्टाने होती है, उनके वहां पे आपके चट्टाने होती है, उनके अंदर जो फ्लूइड कंसिस्ट होता है वो आपका एनर्जी को कंटेन करता है। इट कैन बी फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू सर्वल माइल्स बिलो टू द सरफेस। अगर आप सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो काफी वहां पे आपको ये रॉक्स मिल सकती हैं, और इन रॉक्स को जब मेल्ट किया जाता है तो ये एक्सट्रीमली मोल्टन रॉक मिलती है, जिनको आप क्या बोलते हो, मैग्मा बोलते हो। ठीक है, ये वाली सारी जो टर्म्स है ये आपने ज्योग्राफी के अंदर टर्म्स पढ़ी होंगी कि व्हाट इज मैग्मा, कैसे आपका वहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वहां पे आप चीजों को पढ़ सकते हो। अर्थक्वेक एंड मैग्मा मूवमेंट ब्रेक अप टू द रॉक्स कवरिंग अलाउइंग द अंडरग्राउंड वाटर स्टीम इनटू एक्यूमुलेट ऑन अर्थ सरफेस। अब जो अर्थक्वेक आ गया या मैग्मा, आपका मैग्मा की मूवमेंट हुई अंदर, तो वो क्या करता है, वो रॉक्स आपकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं, और वो क्या अलाउ करती हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाए, आपका अंडरग्राउंड वाटर से स्टीम, या आपकी अंडरग्राउंड जो वाटर है वो आपका स्टीम की फॉर्म में आए और वो एक्यूमुलेट हो जाए कहां पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो इसीलिए जो सरफेस का पानी होता है वो क्या हो जाता है बेटा, आपका बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, और वहीं पे इसलिए आपकी हॉट स्प्रिंग फॉर्म होती है। ये सारा टॉपिक आपका ज्योग्राफी का अंदर है, मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं बता रहा, बट आपको बस मैं थोड़ा बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। ज्यादा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, हॉट स्प्रिंग बोलते हो, जैसे आपको मैंने बताया। ठीक है, पूरा ज्योग्राफी के अंदर ये वाला टॉपिक आपको दिया हुआ है। ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होती हैं, उनकी मूवमेंट होती है, आपके वहां पे ऐसे इसके ऊपर मूवमेंट होती है, वहां पे अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक वहीं पे है, तो ये वाली आपकी वहीं से ड्राइव हुआ है। चलिए, एडवांटेजेस क्या है, ये आपके मोस्ट पावर प्लांट जो होते हैं स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर कोई भी फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं किया जाता, यहां पे जनरली आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल जाता है। ये आपका राउंड द क्लॉक है, पॉल्यूशन फ्री है, चीप है, आराम से यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत कम साइट अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर, बहुत कम साइट ऐसी अवेलेबल है जहां पर ये जियोथर्मल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये एडवांटेज हो गए, ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। जो लास्ट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और यहीं से आपको क्वेश्चन आता है, जियोथर्मल से क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है बेटा, समझना। न्यूक्लियर एनर्जी आपका ना न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ठीक है, आपका जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है वो उस फिनोमेना पे आपका यूज किया जाता है। तो जहां पे आप क्या करते हो, विद द फिजिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द चेंज इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब भी आप न्यूक्लियस की बात करते हो, न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। जब आपने एक एटम को तोड़ा, एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा, आप बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन कैसे कर रहे हो, आपका एक एटम था, एटम के अंदर बीच में आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, इस बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इनको ब्रेक जब आप करते हो ना, तो यहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप की होती है आपकी, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है कि जहां पे दो एटम्स आपके कंबाइन करके एक बड़े एटम को फॉर्म करते हैं, उसको न्यूक्लियर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजन की, फिजन का मतलब है कि आपने जब एक बड़े एलिमेंट को तोड़ दिया, किसमें, दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए तो जहां पे आपने दो छोटे छोटे एटम्स को जोड़ के एक बड़ा एटम बना दिया, उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो वर्ड से ही समझ सकते हो, फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। ठीक है, तो जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, वो आपका न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे आप रिलेटिवली छोटे एटम्स को, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 23995 होता है आपका, थोरेनियम हो गया, तो इसको अंदर आप क्या करते हो, उसके न्यूक्लियस को आप ब्रेक करते हो, यानी शूटिंग न्यूट्रॉन्स को आप उसके ऊपर स्ट्राइक कराते हो और उस एटम को तोड़ते हो। तो जब वो एटम टूटता है तो फिर एक एटम टूटा, वो दो में टूटा, फिर वो दो आपके चार में टूटे, तो ऐसे आपकी चेन रिएक्शन होती है। इन दिस प्रोसेस एक एटम जो आपका होता है वो आपके 3 न्यूट्रॉन्स और हीट को रिलीज करता है। समझ में आ गया, तो 3 न्यूट्रॉन्स को और आपके एक उसको रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, न्यूक्लियर फिजन बोलते हो। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि सर एक एटम था, एक एटम को अपने ने तोड़ा, इसको तोड़ा कैसे, जब इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन्स को हिट कराया, तो जब ये टूटा तो यहां से इसने क्या दिए सर, 3 न्यूट्रॉन्स दिए और प्लस काफी अमाउंट ऑफ
हीट एनर्जी दी, इसी हीट एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है। द रिजल्टिंग हीट इज यूज्ड टू बॉइल वाटर एंड ड्राई द स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यही न्यूक्लियर एनर्जी हो गई और यहीं से इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा, एक छोटा सा 1 ग्राम यूरेनियम इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बट आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसके एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि इट कैन प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको कोल वोल किसी चीज की नीड नहीं है। समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने 1 केजी कोल लिया, तो 1 केजी कोल को अगर आपको एक बल्ब को जलाना है, अगर आपने क्या करा बेटा, 1 केजी क्या लिया, कोल लिया, और मैंने कहा एक कोल केजी को आपने बर्न करा, तो आपका जो एक बल्ब है वो आपका जो एक बल्ब है वो 8 घंटे चल सकता है, ठीक है। और अगर आपने यहां पर करा, अगर आपने मान लीजिए 1 किलो यूरेनियम, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर आपने 1 किलो यूरेनियम लिया तो वो इसी बल्ब को कितने टाइम चला सकता है, मतलब करोड़ों साल, मतलब 3, अगर यहां पे अगर लिखा हुआ भी है 3000 साल, मतलब 30,000 साल आपके यहां पर चला सकता है एक बल्ब को, ठीक है। और कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, तो मतलब यूरेनियम बेटा आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपका क्वेश्चन क्या होगा मुझसे कि सर यूरेनियम अगर इतना ज्यादा अच्छा रिएक्टिव है और इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते। बेटा इसको यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रेडिएशंस बहुत निकालता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो पहली बात तो इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज कि यहां पर जो इनसे रेडिएशंस निकलती है ना, वो रेडिएशन हम लोगों के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो वेस्ट प्रोड्यूस आर वेरी हार्मफुल, जो यहां से वेस्ट निकलते हैं वो वेरी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको मैं बात करूं ना, अगर जैसे इंडिया में बात करूं, तो इंडिया में अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की जाती है, जहां पे न्यूक्लियस की रिएक्शन की जाती है ना, तो जो सेटअप बनाया जाता है ना लेबोरेटरी का, उसके कम से कम आपके लगा लो 200 किलोमीटर के, मतलब 100-150 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसी को भी आने दिया नहीं जाता, ठीक है। वहां पे सिर्फ साइंटिस्ट होते हैं और साइंटिस्ट भी पूरी प्रिकॉशन के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये चीज है। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जब आपका बम गिरा था, तो वहां पे क्या इफेक्ट हुए थे, वो रेडिएशन से इफेक्ट हुए थे। इवन आज भी वो लोग आपके काफी ज्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए, अगर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें इन पोल्यूशन की, तो क्या है कि नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री, कोई भी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो आपकी पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जैसे नॉन कन्वेंशनल था, वो तो आपके जनरली आपने देखे कि उनके सबके डिसएडवांटेजेस भी थे, कोई महंगा था कोई कॉस्टली था, पर जनरली अगर हम बोले तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा आपकी पोल्यूशन फ्री नहीं है, सबके अंदर पोल्यूशन जनरेट आपके होती है। तो हमारा क्या रहेगा बेटा, हमारा रोल रहेगा कि हम सर ऐसी एनर्जी को यूज करें जो कम से कम पोल्यूशन जनरेट करे, पोल्यूशन आपके बिल्कुल ना के बराबर जनरेट करे। तो इट इज गुड टू यूज द सोर्स विद लेस पोल्यूशन, ठीक है। अगला, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन। आपने देखा कि सर पेट्रोल वगैरह को अगर हम जलाएंगे तो वो आपके काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अभी दिवाली वगैरह के टाइम पे आपके काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, और आपके दिवाली को छोड़ो, जैसे आपकी जो गाड़ी होती है, जो ये सब चीजें होती हैं, वो आपकी बर्न करती हैं पोल्यूशन, आपके कोल को, डीजल को, पेट्रोल को, तो वो सारे एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। वेजिटेशन सबमर्ज्ड बिलो हाइड्रो पावर प्लांट डैमेज लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने जहां पे जो आपने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा था, अगर उसको ज्यादा अगर आपका बिलो हो जाए, ठीक है, ज्यादा वेजिटेशन आपका हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का भी चांस रहता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। जो सीएनजी होती है, सीएनजी आपकी क्या करती है, कम पोल्यूशन को निकालती है। आपने पता है ना, जो ऑटो वगैरह हो गए, जो आपके व्हीकल हो गए, प्राइवेट व्हीकल हो गए, वो जनरली आपके सीएनजी पे चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीएनजी आपके बेटा पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में कम आपके पोल्यूशन को रिलीज करती है। तो हम ट्राई करते हैं कि अब इसकी सीएनजी को भी यूज किया जाए। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन फ्री होता है, बट कम पोल्यूशन रिलीज करती है एज कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल। अगर एलपीजी की बात किया जाए तो एलपीजी से इज द बेस्ट चॉइस फॉर मेकिंग फूड। खाने को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलपीजी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर एलपीजी होती है, वो स्मोकलेस होता है, वो ज्यादा कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ना कोई ऐश को छोड़ता है, और एक छोटे यूनिट मास को जलाने से काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस
होती है। अब आपको बोला जाए कि आप चूल्हे के अंदर बनाएं, आप लकड़ियां लगाएंगे, लकड़ियां जलाएंगे, आपकी एशेस भी बनेंगी, धुआं भी होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, एशेस भी छोड़ेंगे और आपको काफी ज्यादा लकड़ियां लगानी पड़ेंगी खाना बनाने के लिए, तो वो एक आपका एप्रोप्रिएट मेथड नहीं माना जाता। तो खाना बनाने के लिए हम जनरली एलपीजी का यूज करते हैं। ठीक है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात आप लोगों को पता है कि सन हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कंसिडर होता है, क्योंकि प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट हमारे क्या करते हैं कि आपकी जो लाइट एनर्जी होती है, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि जो आपने लाइट एनर्जी उनको दी, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपने लिए खाना बनाया, उस खाने को हम कौन कौन से ह्यूमन हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, वो अपने लिए एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करूं तो फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, अगर वो डेड हो जाते हैं तो अगर आप उनको स्टोर करके रख दें तो वो क्या करते हैं, आपके फ्यूल बना देते हैं। डेड एनिमल और प्लांट्स आपके फॉसिल फ्यूल्स बनाने के लिए यूज हो जाते हैं। थर्ड चीज, हीट एनर्जी फ्रॉम द सन कॉजेज चेंजिंग वेदर पैटर्न, प्रोड्यूसेस विंड दैट वी कैन यूज द विंड एनर्जी। अगर जैसे जैसे पैटर्न है, आज सर्दी कल गर्मी हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, तो जैसे जैसे आपका पैटर्न चेंज होता रहेगा, आपकी विंड एनर्जी जो है यानी विंड स्पीड है वो भी आपकी चेंज होती रहेगी। और विंड स्पीड बाद जैसे चेंज होगी तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हो। किससे, विंड मिल से, आपको मैंने पढ़ाया। अगली बात की जाए हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो सर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी आपकी मूविंग वाटर से होती है। मूविंग वाटर अभी आपको पढ़ा था ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो जहां पे आपकी विंड तेज वेव्स मूव करेगी तो वहां पे आपके वाटर वेव्स बनाएंगे यानी वेव एनर्जी होगी और वहां से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली कुल मिला के बात बोली जाए तो जो सन होता है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। सन के बहुत यूज हैं, बहुत हीट एनर्जी रिलीज करता है, इससे हम अपने सोलर कुकर भी कर सकते हैं, सोलर पैनल कर सकते हैं, और ये सारे मैंने आपको यूजेस बता दिए। इसके बाहर सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपने वीडियो देख ली है, आपने अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए हैं, बस एग्जाम से पहले एक बार इन नोट्स को रिवाइज कर जाना, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने सुन भी लिया है तो सुनने के बाद भी आपको एग्जाम के अंदर आप इतने कैपेबल हैं कि अब आप आराम से आंसर अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है आपका ये वाला टॉपिक। जो पेपर के अंदर मेन आते हैं, मेन जो खतरनाक चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ह्यूमन आई, यहां से आपके ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इससे तो बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम का, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी आपका पूरा खत्म होता है और आपका यहां पे कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।